अशोक ठीक तो हो? आचार्य, आपके जाते ही मुझे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। मैं उसी दिशा में बढ़ने लगा। विश्वासघाती, तो तुमने हमें पकड़वाया है। तुमसे अच्छा तो सांप से मित्रता की होती। यदि दस्ता तो दुख तो नहीं होता। मित्रता के नाम पर कलंक हो तुम। कैसे भूल गए तुम? कुछ ही समय पहले तक तुम और तुम्हारी माता हम सब में से एक थे। स्मरण रहे अशोक, तुमने दुर्बलों को कितना दुख दिया है। तुम्हें और तुम्हारी माता को भी एक दिन ऐसे ही दुख का सामना करना पड़ेगा। तब तुम्हें आभास होगा कि तुमने हमारे साथ क्या किया था। राजकुमार से बात करने का ऐसा दुस्साहस, ले जाओ इन्हें। चलो अशोक। इन दोनों द्वारपालों की होती यदि मैं अंदर गई तो ये सुशीम को सूचित कर देंगे। अरे ये कैसे गिर गया? जाओ किसी को बुला के लाओ, इसे साफ करेगा। अशोक नहीं, मैं हूँ अहंकारा। सुशीम ने अशोक को कुछ आवश्यक कार्य के लिए बाहर भेजा है। अशोक शीघ्र लौट आएगा। किसी ने भी इनका ध्यान नहीं रखा। औषधि भी नहीं पिलाई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें रानी धर्मा की कक्ष की रक्षा करने के लिए कहा गया था ना? जी प्रभारी राजा, हम वही थे। फिर इसके गिरने की आवाज आई तो इसी को देखने हम यहाँ आए। तुम्हें इनसे ऐसे व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है, समझ गए? इनके साथ सहानुभूति ना रखिए राजकुमार, ये अपराधी हैं। आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। जब तक इन पर लगे आरोप प्रमाणित नहीं हो जाते ये निर्दोष है, और इन्हें अपराधी कहने से पहले इनका अपराध सिद्ध करना होगा। सब सिद्ध हो जाएगा।
वैसे तो इनका चोरों की भांति छुपते छुपाते भागे भागे फिरना ये प्रमाण ही पर्याप्त है। प्रताप समझ नहीं रहे। छुपते छुपाते भागे भागे फिरने का अर्थ ये भी तो हो सकता है कि इन्हें किसी का भय हो, और केवल चोरों को भय हो ये तो सत्य नहीं। कई बार डाकुओं के भय से सज्जनों को भी डरना पड़ता है। सब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन डाकू है और कौन सज्जन। स्मरण रखो, न्याय के लिए निष्पक्षता अनिवार्य है। केवल इसलिए कि वो तुम्हारे मित्र हैं आवश्यक नहीं कि निर्दोष हो। और एक बात बता दूं तुम्हें, मगध के हित के लिए, मगध की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रभारी राजा ने तुम्हें एक दायित्व सौंपा था जिसमें तुम असफल हुए हो। अब यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दंड भी दे सकता हूं, पर मैं तुम्हें दंड दूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें दंड तो पहले ही मिल चुका। अग्रदूत से पराजित होकर महायोद्धा बनने का तुम्हारा अहंकार जो टूट चुका होगा। क्या हुआ, बुरा लग रहा है तुम्हें? तो इतनी शीघ्र बुरा लगने लगा। अभी तो और लगना बाकी है। जब मैं तुम्हारे मित्रों के लिए उपयुक्त दंड की घोषणा करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। माता, आप यहाँ? क्या हुआ माँ को? ठीक तो है वो? अशोक, तुम्हारी माता अभी ठीक है। राजवैद्य ने इन्हें नींद के लिए औषधि दी है। उनके अनुसार ही जितना विश्राम करेंगी उतनी ही शीघ्र ठीक हो जाएंगी। पिताजी कब लौटेंगे माता? कोई समाचार है आपके पास? वो तो शीघ्र ही लौटेंगे। किंतु तुम चिंतित क्यों हो अशोक? वो नहीं तो क्या हुआ, हम सब है ना यहाँ तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ माता, पर इस समय माँ को सबसे अधिक आवश्यकता पिताजी की है। तुमने कुछ खाया पिया भी है? भूखे पेट रहने से ना ही भजन होता है और ना ही मातृभूमि की रक्षा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। आओ बैठो यहाँ पर, आज मैं तुम्हें भोजन खिलाती हूँ। बैठो। उन दोनों को ये रोटी तुम्हारे हाथों से खानी है, और वो भी बिना किसी संदेह के। तभी इस तंत्र की शक्ति सफल हो सकती है। धन्यवाद माता, पर अभी बिल्कुल इच्छा नहीं है। जब माँ उठ जाएंगी तो मैं उनके साथ खा लूंगा, उनके हाथ से। और अभी मुझे सभागृह के लिए प्रस्थान करना है। धन्यवाद, मैं चलता हूँ। ऐसे अवसर मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती हूँ। मुझे कोई ना कोई मार्ग निकालना ही होगा। सेनापति और उनके 20 श्रेष्ठ सैनिक जिन पर मगध को गर्व है, वो एक अकेले राजद्रोही अग्रदूत को पकड़ना तो दूर, उसका मुख तक देख नहीं पाए। लज्जित होना चाहिए तुम्हें, विशेषकर हमारे सेनापति महोदय। राजकीय विद्यालय में प्रशिक्षण देते समय बड़ी बड़ी बातें करते थे आप। अब जब स्वयं कुछ करने की बारी आई तो
निश्चिंत रहिए। जो कार्य आप नहीं कर पाए वो मैं आज करके दिखाऊंगा। इनका रक्षक अग्रदूत, उसे मैं ऐसी जगह चोट पहुंचाऊंगा कि तिलमिला उठेगा। इन विद्रोहियों ने न केवल चोरी की, लूटपाट की, बल्कि इन्होंने निर्दोषों की हत्या भी की है। राजकीय कारागार से भागने का अपराध भी इन्होंने किया। औरों को राज्य के विरुद्ध भड़काने का प्रयास भी इन्होंने किया है। और तो और जिस अग्रदूत को राजद्रोही घोषित किया गया है, उसकी सहायता भी इन्होंने की और उससे सहायता भी इन्होंने ली है। अब इसके अतिरिक्त इनके अपराधी होने का, दंड के पात्र होने का क्या कारण शेष बचा है? मैं इन राजद्रोहियों को सबके समक्ष फांसी दूंगा। वो भी ऐसी निर्दयता से कि इनकी चीख सुनकर समस्त मगध सुन्न हो जाएगा। इनको ऐसा दंड देने के पश्चात प्रजा कभी ऐसा अपराध करने के बारे में सोचने से भी घबराएगी। फिर ना कोई अग्रदूत का समर्थन करेगा और ना कोई उससे सहायता लेगा। इन सब के लिए मैं क्षमा मांगता। मैं मानता हूं कि इन्होंने अपराध किया, पर अपनी इच्छा से नहीं, इन्हें विवश किया गया। आप इनकी परिस्थितियां जाने बिना इन्हें मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं भ्राता? राष्ट्रद्रोही और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों में अंतर होता है। प्रमाण, प्रमाण अशोक, प्रमाण आवश्यक होता है। न्याय भावनाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता। पर जिन प्रमाणों के आधार पर आप इन्हें मृत्युदंड दे रहे हैं, वो न्याय नहीं। ये तो आए थे आपके पास आपसे सहायता मांगने, पर जब आपने सहायता नहीं की तब इन्होंने विवश होकर यह अपराध किया। यदि समय पर उन्हें वो मिल जाता जिसका इन्हें अधिकार था, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करते। मेरे पास एक साक्षी है जो ये प्रमाणित कर देगा कि इन्हें समझने में भूल मैं नहीं, तुम कर गए। जैसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है? ये है मंडलाधीश पुरुषोत्तम। प्रभारी राजा, मंडलाधीश होने के नाते आज मैं यहाँ स्वयं सबके सामने उपस्थित हूँ। राज्य ने जिन लोगों की भी भूमि ली थी, मैंने स्वयं अपने हाथों से उन सभी को पुनर्वास हेतु, क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि वितरित की है, जिसमें ये अभियुक्त भी है। झूठ बोल रहा है ये। इसे तो हमने आज पहली बार देखा है। इतने सम्मानित राजकीय अधिकारी के बारे में झूठ बोलने का दुस्साहस करते हो? यदि आपने स्वयं अपने हाथों से इन्हें धनराशि वितरित की, तो आपको इनके नाम पता होंगे। अब इतने सारे व्यक्तियों के नाम मुझे कैसे स्मरण रह सकते हैं राजकुमार अशोक? मेरे पास तो इतना समय भी नहीं होता कि मैं सर उठाकर भी देख सकूं। विचित्र बात, आपको सर उठा के देखने का समय नहीं था, इनके नाम स्मरण नहीं, फिर आपको इनके मुख स्मरण कैसे? जबकि इतने महीने बीत चुके, एक क्षण में आपने इन्हें पहचान लिया। क्या बात है, अद्भुत। मैं 2 रात पहले किसी से टकराया था, उस समय से अभी तक मैं पहचान नहीं पाया।
जब से आपको देख रहा हूं तब से मैं यही सोच रहा हूं कि मैंने आपको कहीं देखा है। समय लगा मुझे ये स्मरण करने में कि उस रात वो आप ही थे। उल्टी सीधी बातें करके सभा का समय व्यर्थ मत करो अशोक। मुझे मंगलाधीश की बात पर विश्वास है, ये मगध के प्रति समर्पित रहे और कोई कारण ही नहीं कि ये असत्य करें। इसीलिए मैं इनके साक्ष्य को सत्य और प्रमाण मानकर इन अभियुक्तों को अपराधी घोषित करता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम सम्राट की लौटने की प्रतीक्षा तो कीजिए। यदि सम्राट होते तो वो भी यही निर्णय लेते हैं। महामात्य, इन्हें फांसी देने का प्रबंध किया जाए। जी राजन। यदि सहायता देर से की जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता अशोक। तुम्हारी इतनी मंशा थी तो तुम हमारी सहायता पहले ही कर चुके होते। अब कोई और विकल्प है? अब तो प्रमाण ही एकमात्र विकल्प है अशोक। यदि राजकोष में से इतनी धनराशि निकाली गई है और इन शरणार्थियों में वितरित नहीं की गई है तो धन कहीं तो होगा। किसी ने उस धन को कहीं तो छुपा के रखा होगा। अब या तो उस धन का पता चल जाए या उस व्यक्ति का जिसने वो धन छुपा के रखा है। तभी ये चोरी सबके सामने आ सकती है और इन शरणार्थियों का सत्य प्रमाणित हो सकता है। इससे पहले कि राजकुमार अशोक मेरे सत्य सुशीम को बताएं, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। मेरा संदेह विश्वास में परिवर्तित हो गया है। उसने ही ये मार्ग मानचित्र पर बनाया है अपने रक्त से। स्पष्ट है कि वो सभा में झूठ बोल रहा था। उसने शरणार्थियों तक पुनर्वास की धनराशि ना पहुंचाकर जहां छुपाई है। अब यदि मैं ये धन ढूंढ निकालूं और प्रमाण स्वरूप सभा में प्रस्तुत कर दूं, तो मैं अपने मित्रों की निर्दोषता सिद्ध कर सकता हूं और ना ही उन्हें केवल फांसी के दंड से बचा सकता हूं, अभी तो उन सभी शरणार्थियों को उनका अधिकार, उनका धन वापस पहुंचा सकता हूं। इसमें कोई एक दिशा नहीं बताई है और मगध में तो ऐसे अनेक पर्वत हैं। अब इसका पता केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है और वो है पुरुषोत्तम। और उसके लिए मुझे पुनः अग्रदूत बनना होगा।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.